हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बुरे हैं मैं जानता हूँ, लेकिन जल्दी मिलेंगे हम। ओके चलो, अब आज हम चैप्टर नंबर 7 शुरू करने जा रहे हैं। द नेम इज सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स मतलब ऐसी कोई भी हम ऐसे बोल देंगे बॉडी है या कोई भी सिस्टम दैट मेड अप ऑफ मेनी पार्टिकल्स, और उससे क्या इफेक्ट होने वाली है, क्या ऐसे रिजल्ट मिलने वाला है, उसका क्या करना है, वो पूरा इस चैप्टर में पढ़ेंगे। एंड साथ साथ हम बोलेंगे रोटेशनल मोशन। अब तक हमने कर दिया 4 ट्रांसलेशनल मोशन मतलब लीनियर मोशन। हमें इसके रिलेटेड हमारे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन है कि whenever the force applied on the body and it's perform linear motion, it will be displaced from one place to the another place। तो ऐसे वो डिस्प्लेस हो गई, उसकी मोशन को हम ऐसे लीनियर मोशन बोलते हैं। अभी तक हमने उसका क्लेरिफिकेशन नहीं दिया कि दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड लीनियर मोशन, लेकिन यहां से आज से फ्रॉम टुडे वी विल डिस्टिंग्विश 2 टाइप ऑफ मोशन, एज ए लीनियर कब होगी और एज ए रोटेशनल कब होगी। ऐसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसे अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है, लाइक अर्थ इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन अलोंग विथ इट्स एक्सिस इन 24 आवर में वो पूरी ऐसे राउंड घूम जाती है, तो ऐसी मोशन को हम रोटेशनल मोशन बोलते हैं। लाइक फैन भी अगर हम ऑन करें तो कंटिन्यूअस वो ऐसे राउंड राउंड करेगा। फिर वो सीलिंग फैन है कि टेबल फैन है, जो भी उसकी सर्कुलर मोशन है उसको हम रोटेशनल मोशन बोलेंगे। तब अब यहां से हमें बोलना है कि लीनियर मोशन कब होती है, मतलब कैसे फोर्स लगेगा तब लीनियर मोशन करेगा, और कैसे फोर्स लगेगा तब वो रोटेशनल मोशन करेगा। तो पूरा हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना। चलो अब स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर फ्रॉम रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी हम किसको बोलेंगे? तो रिजिड बॉडी मतलब ऐसी बॉडी हम बोलेंगे कि जिसके इंटर पार्टिकल डिस्टेंस रिमेन्स इनवेरिएंट, मतलब जो भी पार्टिकल्स है उसकी पोजीशन सेम रहनी चाहिए। अब वैसे तो प्रैक्टिकली रिजिड बॉडी इज नॉट एट ऑल पॉसिबल, लेकिन जो भी अगर हम हमारे पास बॉडी है उसके सभी पार्टिकल्स को ऐसे फिक्स डिस्टेंस पर सोच ले, देन ऑल टाइप ऑफ बॉडी कंसीडर्ड एज ए रिजिड बॉडी, लाइक चॉपस्टिक। तो चॉपस्टिक मेड अप ऑफ मेनी पार्टिकल्स, उसके जो भी पार्टिकल्स है वो उसकी जगह पर है, उसके जो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस वेरी नहीं करते, देन इट इज कॉल्ड रिजिड बॉडी। तो पहले रिजिड बॉडी की डेफिनेशन दे देते हैं। द सिस्टम या द बॉडी इन विच इंटर पार्टिकल डिस्टेंस remain invariant is called rigid body। Okay, the rigid body in which interparticle distance remains invariant it's called rigid body। यहां पर बोल देंगे कि invariant का मतलब does not change, interparticle distance does not change, ऐसा भी लिख दो तो भी बोल देंगे it is rigid body। चलो इसकी जगह पर ऐसा कर दो कि interparticle distance does not change, it's called rigid body। ओके
तो कोई भी पार्टिकल का तुम ऐसे कोई भी बॉडी का एग्जांपल ले लो तो उसको हम रिजिड बॉडी बोल देंगे। जैसे कोई भी तुम्हारे पास स्टिक है, देन स्टिक इट्स कंसीडर्ड एज ए रिजिड बॉडी। सॉलिड स्टिक होनी चाहिए ऐसे, सॉलिड स्फीयर, फैन, जितने भी तुम आसपास 3 डायमेंशन में सॉलिड सिस्टम ले लो, इट इज कॉल्ड रिजिड बॉडी। चलो अब स्पेशली रिजिड बॉडी के अंदर हमें उसका रोटेशनल मोशन पढ़ना है और रोटेशनल मोशन के साथ साथ उसकी एक्सिस को डिफाइन करना है, जिसको बोलेंगे हम रोटेशनल एक्सिस। चलो तो उसके लिए सबसे पहले आप ऐसा कुछ कंसीडर करें कि सपोज दिस वन इज आवर स्लॉट एंड एनी टाइप ऑफ दिस टाइप ऑफ बॉडी, इसको अगर हम ऐसे फ्री कर दें यहां से फ्रॉम हाइट, देन इट विल मूव डाउन। लेकिन यहां पर ये डायरेक्ट ऐसे जाएगा तो इसकी जो मोशन होगी उसको हम बोलेंगे द लीनियर मोशन। In this case we can't observe the rotational motion। लेकिन अगर यही पार्ट में, यही सिचुएशन के अंदर हम ऐसा कर दें कि कोई भी एक स्फीयर को हम ऐसे रिलीज कर दें फ्रॉम द सेम हाइट, देन जो भी पार्टिकल होगा, ऐसे पार्टिकल्स वो ऐसे सर्कुलर मोशन करेंगे। बस एक जो सेंटर वाला पार्ट है, मतलब सेंटर ऑफ द स्फीयर है, वो इसी लाइन पे रहेगा फॉर एनी पोजीशन ऑफ द स्फीयर। स्फीयर जो है वो ऐसे राउंड 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 मोशन तो करेगा, लेकिन द सेंटर परफॉर्म द लीनियर मोशन and rest of all particles performing circular motion, means rotational motion. So here we can observe 2 types of motion, linear plus rotation. Only the center perform linear motion and rest of all particles perform rotational motion. चलो उसी में आप इसका दूसरा एग्जांपल दें कि जैसे हम छोटे थे तब ऐसे वो टॉप से खेलते थे। तो अगर पोजीशन ऑफ द टॉप कुछ ऐसा है, और वो ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है, then this motion is considered as a rotational motion। इसको हम बोल देंगे उसकी रोटेशनल एक्सिस, वो हम बाद में अभी डिफाइन करते हैं। फिर धीरे धीरे ये जो है वो इम्बैलेंस चालू होता है इसका, है ना। मतलब अगर हम बोल दें कि ये हमारी एक्स एंड वाई एक्सिस में अब ये जो है वो थोड़ा ऐसे इम्बैलेंस, मतलब पहले जैसे ऐसे घूम रहा था, फिर धीरे 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 ऐसा वो टेढ़ा हो जाता है और ऐसे ऐसे घूमने लगेगा। मतलब कुछ उसकी पोजीशंस ऐसी हो जाती है कई बार, और फिर ऐसे घूमता है, तो उस टाइम पर उसकी रोटेशनल एक्सिस ऐसा हो जाएगी। जस्ट कंसीडर द सीलिंग फैन, उसी को ऑब्जर्व कर लो तुम्हारे रूम में है सीलिंग फैन, उसका जो भी सेंटर वाला पार्ट जहां से वो हैंग किया है वहां से लाइन तुम ऐसे खींच लो, उसको हम उसकी रोटेशनल एक्सिस बोल सकते हैं। टेबल फैन है अगर, तो टेबल फैन को देखो तो ऐसे देखेंगे तो वो ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो उसके सेंटर से एक लाइन खींच लेंगे, तो उसको हम उसकी रोटेशनल एक्सिस बोल सकते हैं। तब अब अगर हमें उसकी रोटेशनल एक्सिस चाहिए तो जस्ट कंसीडर एनी टाइप ऑफ रिजिड बॉडी। चलो ऐसी कोई ये रिजिड बॉडी है एंड सपोज इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, ऐसे कुछ वो राउंड 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 घूम रहा है। देन कंसीडर एनी पार्टिकल, चलो ये मैं एक लाइन खींच लूं, फिर कंसीडर द पार्टिकल आइदर नियर और फार अवे फ्रॉम द लाइन। तो ये जो है वो सर्कुलर मोशन का उसका पाथ कुछ ऐसा होगा, इसका पाथ कुछ ऐसा होगा। कोई भी यहाँ पर पार्टिकल सोचो, देन all particles performing
rotational axis with different path, different radius of the circle, but the center of all circles remains on the same line. Then the line passing through the center of all circles of the rotational motion of all particles, it's called rotational axis. चलो ये ऐसे कुछ घूम रहा है तो ये जो लाइन है उसको हम बोल सकते हैं उसकी रोटेशनल एक्सिस. ओके, तो जैसे यहां पर बोलो ये जो ऐसे घूम रहा है सर्कुलर मोशन, देन all particles center of the circles of all particles remains on the same line. यहाँ पर भी कुछ ऐसे कोई भी ऐसे दूर या नियर जो भी तुम उसके सर्कुलर पाथ ले लो, then it is center of all circles remains on the same line. Then the line passing through the center of all circles, it's called rotational axis. ये मेन है, ये कंसीडर करना है, याद भी रखना, क्योंकि आगे जाकर हम इसको सिर्फ यूज करेंगे कि रोटेशनल एक्सिस अगर मैं बोलूं तो तुम्हें याद हो जाना चाहिए कि इट इज अ एक्सिस ऑफ रोटेशन थ्रू विच ऑल पार्टिकल्स आर या रिजिड बॉडी परफॉर्म रोटेशनल मोशन लाइक अर्थ. जैसे हम बोलते हैं कि अर्थ उसकी एक्सिस के अलोंग ऐसे कुछ रोटेशन मोशन कर रही है, तब उसकी जो एक्सिस हुई बस वही हुई उसकी रोटेशनल एक्सिस. ओके, चलो तो इतना हमें इंफॉर्मेशन लेना है, बाकी बहुत सारा कुछ ऐसे टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है वो भी पढ़ लेना ऐसे साथ साथ. अब देखो यहाँ से आगे हमें, अब अगर हम हमारा चैप्टर स्टार्ट करें, ये थोड़ी बहुत उसकी इंफॉर्मेशन हो गई. चलो अब अगर हमारा एज ए चैप्टर स्टार्ट करें तो स्टार्ट करना है हमें सेंटर ऑफ मास से, कि चैप्टर स्टार्ट फ्रॉम सेंटर ऑफ मास. तो सेंटर ऑफ मास क्या है, ऐसा बोल सकते हैं द पॉइंट एट विच the total mass of the body assumed to be concentrated, it's called center of mass. ऐसा बोल सकते हैं the point at which total mass of the rigid body assumed to be concentrated. It's called center of mass. ओके, अब यही सेंटर ऑफ मास को हमें ऐसे इक्वेशन में डिफाइन भी करना है. तो उसके लिए पहले हम ऐसे 2 डायमेंशन सिस्टम लेंगे और फिर 3 डायमेंशन के लिए भी करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर 2 डायमेंशन सिस्टम, तो इसमें 1 एंड 2 डायमेंशन साथ में भी कर देंगे. तो चलो कि सपोज यहां पर कोई भी हम 2 पार्टिकल सोच लेते हैं. जस्ट कंसीडर मास m1 एंड m2 एंड अब यहां पर इसकी जो भी पोजीशन है फ्रॉम सेंटर, तो फर्स्ट का पोजीशन सपोज x1 एंड द सेकंड का पोजीशन सपोज x2. Then the center of mass of the system made up of 2 particles of mass m1 and m2 at distance x1 and x2 from origin can be defined as
xcm. Cm is center of mass and the position of center of mass of the two particles m1 and m2 is defined as m1x1 plus m2x2 upon m1 plus m2. तो ये है सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन। अगर तुम्हें कोई भी ऐसे पूछ ले कि सेंटर ऑफ मास, तो उसके लिए तुम्हें मास चाहिए और उसका डिस्टेंस चाहिए, मतलब मास ऑफ द वन पार्टिकल इन इट्स डिस्टेंस, सेकंड पार्टिकल और उसका डिस्टेंस, अगर थर्ड पार्टिकल थर्ड का मास उसका डिस्टेंस, देन m1x1 प्लस m2x2, थर्ड है तो प्लस m3x3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, थर्ड है तो प्लस m3, तो इसको हम बोल सकते हैं टोटल मास। एंड xm जो होगा वो यहाँ कहीं पर हमें मिल सकता है। तो दिस इज द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। दैट मींस ऑलवेज सेंटर ऑफ मास रिमेन इन बिटवीन द लाइन जॉइनिंग द टू पार्टिकल्स। मतलब अगर ये है, इसको लाइन को अगर हम ज्वाइन करें तो इन दो, ये जो लाइन ज्वाइन कर रहे हैं उसके बीच में कहीं पर भी रहेगा। We can't say at exact center, ऐसा नहीं बोल सकते। हाँ, सेंटर पर कब होगा? Whenever the mass of the particles is same। अगर मैं ऐसा बोल दूं कि if m1 is equal to m2 as a m, तो यहां पर रखो, क्या बोल सकते हैं हम? For the center of mass xcm, ये भी mx1 mx2 by 2m, then m कॉमन निकालो, कैंसिल हो जाए, then xcm is x1 plus x2 by 2। तो for the same mass, अगर ऐसे सिस्टम है कि जिसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं सभी के मास सेम है, then the center of mass is at the center of the body। तो अगर ये दो की सिस्टम है तो we can say exactly at the center of this system made up of two particles। तो ये हुआ जैसे x1 plus x2 by 2। अब अगर ऐसे बोले कि for n number of particles, system made by n particles, तो अगर सिस्टम मेड अप ऑफ n पार्टिकल्स है और हमें उसका कुछ सेंटर ऑफ मास चाहिए, ऑफ मासेस m1 m2 m3, देन वी कैन डिफाइन द सेंटर ऑफ मास xcm इज इक्वल टू m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 अप टू mnxn डिवाइडेड बाय m1 plus m2 plus m3 up to mn, that we can say total mass of the system also। लेकिन यहाँ पर अभी इसको ऐसे रखें तो ये हमारी एक जनरल इक्वेशन होगी। दिस इज कॉल्ड जनरल इक्वेशन टू कैलकुलेट द सेंटर ऑफ मास ऑफ n नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अगर ऐसे n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है तो हम कर सकते हैं। तो ये हुआ कुछ ऐसे वन डायमेंशन में। चलो अब ऐसे ही अगर हम ऐसे टू डायमेंशन के लिए सोच ले तो ऐसा कुछ कर सकते हैं। वी कैन थिंक द डायग्राम लाइक दिस। तो चलो अभी इसको कुछ ऐसे वन डायमेंशन बोलो। अभी ये वन डायमेंशन सिस्टम हुआ। नाउ अबाउट द टू डायमेंशन सिस्टम। Then we can consider two masses as a m1 and m2, and their position vectors are r1 and r2। Then center of mass जो है always remains the line joining the particle, मतलब यहाँ कहीं पर उसका center of mass रहेगा, तो उसका पोजीशन वेक्टर हम बोल सकते हैं rcm। इसका r1 इसका r2 एंड दिस इज r, सेंटर ऑफ मास का है इसीलिए rcm। देन व्हाट वी कैन से
अबाउट RCM, तो 2 डायमेंशन में अब वेक्टर बोलना पड़ेगा। देन वी कैन से इट इज m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ओके, अब इसी को r1 जो होगा तो इसका जो भी पोजीशन होगा उसको हम ऐसे कोऑर्डिनेट x1 y1 लिख सकते हैं, इसका कुछ कोऑर्डिनेट x2 y2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इसकी कुछ वैल्यू x2, यहाँ पर उसकी कुछ वैल्यू y2, यहाँ पर उसकी कुछ वैल्यू x1, यहाँ पर उसकी कुछ वैल्यू y1। देन अगर इसी को हमें कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स में लिखना है और ये xCM भी एज ए RCM भी होगा x और y में, तो डायरेक्ट में अगर इसका xCM लिखूं कि x कंपोनेंट या x कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास, तो क्या करना पड़ेगा मुझे m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2, मतलब ओनली x कोऑर्डिनेट कंसीडर करो। ऐसे ही y के लिए भी लिखो yCM, देन इट इज m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन m1 प्लस m2, दिस इज द y कोऑर्डिनेट। ओके, तो ऐसे भी हम अलग अलग कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। व्हेनेवर इट इज इन 2 डायमेंशन सिस्टम में जो भी हमें उसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं और ऐसा भी पूछा है कि कैलकुलेट द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस टाइप ऑफ सिस्टम, देन आल्सो वी कैन कैलकुलेट। पहले जनरल इक्वेशन कर दो, फिर ऐसे m1 x1 प्लस m2 x2 करके डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 से इट इज द x कोऑर्डिनेट, y में y कोऑर्डिनेट मल्टीप्लाई करके उसका एडिशन करके y कोऑर्डिनेट हम ले लेंगे, फिर xCM yCM तो जनरल हो जाएगा हमारा एज ए RCM, तो RCM में यही हो जाएगा एज ए xCM एंड yCM बोल सकते हैं। ऑन x एक्सिस एंड y एक्सिस इसको हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे। बोलो आ रहा है समझ? चलो ऐसा ही कुछ। अब अगर हम जनरल इसमें भी एक और जनरल इक्वेशन अगर हम बोल दें कि मेड अप ऑफ मेनी पार्टिकल्स n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, द सिस्टम ऑफ n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, सिस्टम possess या सिस्टम with n पार्टिकल्स। तो अगर सिस्टम विथ n पार्टिकल्स है तो ऐसे अप टू mn ऐसे पर लिख देंगे और नीचे m1 प्लस m2 अप टू mn, मतलब टोटल मास हो जाएगा। और उसको अगर हमें x और y कोऑर्डिनेट के टर्म्स में लिखना है तो देखो यही इक्वेशन को अगर हम, चलो पहले इसी इक्वेशन को अगर मैं ऐसे मैथमेटिक्स के टर्म्स में मैं लिखने जाऊं तो देखो ये इसका मल्टीप्लिकेशन है, तो मल्टीप्लिकेशन का एडिशन, तो एडिशन को हम लिखते हैं सिग्मा, और इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं कि MI/RI अपॉन कैपिटल M मतलब टोटल मास, तो इसको सिग्मा मतलब जितना भी है, देखो I होता है 1 से n तक का, तो m1 r1 सिग्मा मतलब प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 जितने भी है, तो यहाँ पर विद सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स आई कैन से द RCM, अब जनरल फॉर्म में मैं कैपिटल R बोल देता हूँ उसको, देन द सेंटर ऑफ मास RCM आई कैन से सिग्मा MI/RI अपॉन m। अब उसी में अगर थोड़ा बहुत और इसको मुझे डिफाइन करना है तो मैं फिर ये जो R है उसको ऐसे x और y में मैं लिख सकता हूं, और उसमें भी उसका जो भी ऐसे स्मॉलेस्ट है, क्योंकि अब यहाँ पर पार्टिकल है उसको हम ऐसे स्मॉल कंसीडर करते जाए, तब सिग्मा जो है उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं इंटीग्रेशन। जैसे हमने आगे बोल रखा है कि अगर हम ऐसे स्मॉल टाइम इंटरवल ले देन डेल्टा इज कन्वर्टेड इनटू डेरिवेटिव, ऐसे सिग्मा मतलब एडिशन, उसी का एक दूसरा सिंबल है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन इज आल्सो वन टाइप ऑफ एडिशन। तब यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि RCM
इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आर डी एम अपॉन एम। मतलब मास तो कांस्टेंट होगा तो उसका इंटीग्रेशन भी नहीं होगा और डिफरेंशिएशन भी नहीं होगा। देन 1 अपॉन एम इंटीग्रेशन ऑफ आर डी एम। दिस इज द जनरल इक्वेशन फॉर द सेंटर ऑफ मास। ओके, अगर यहां पर वेक्टर है तो यहां पर हमें वेक्टर करना पड़ेगा, ऐसे लिख दो तो फिर आर डी एम। तो डी एम इज द स्मॉलेस्ट मास ऑफ द पार्टिकल। अब अगर इसी को हमें अलग अलग एक्सिस के अंदर लिखना है कि फॉर एक्स एक्सिस तो बोलेंगे यहां पर एक्स सी एम इट इज 1 अपॉन एम इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एम बोल देंगे, आर की जगह पर एक्स। ऐसे ही वाई एक्सिस के लिए फॉर वाई एक्सिस देन it is ycm is 1 upon m integration of ydm। और ऐसे 3 डायमेंशन के लिए for z axis then zcm is equal to 1 upon m integration of zdm। मतलब अगर कोई भी हमें ऐसा कोई भी छोटा सा पार्ट दे रखा है मास से रिलेटेड तब इसको हम यूज कर सकते हैं। चलो अब इसको हम यूज कैसे करेंगे, तब ऐसा मैं बोल दूं कि अगर हमारे पास कोई भी एक ऐसे रेजिन बॉडी लाइक स्टिक, इसका हमें सेंटर ऑफ मास चाहिए तो क्या करेंगे, इसका जो भी हम ऐसे हाफ पार्ट में डिवाइड कर दें तो यहां से अगर हम कोई भी एक स्मॉलेस्ट पोर्शन ले लें then smallest portion of the stick the mass of the smallest portion is dm। तो ये हो जाएगा एज ए dm यहां पर। फिर x में करना है, y में करना है, z में करना है। अब ये तो लीनियर है तो ओनली x ही आएगा then 1 upon m integration of x dm। लेकिन ये जो dm है स्मॉलेस्ट है उससे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो ये है, आया समझ में। तो ये हमारी जनरल इक्वेशन हो गई कि हमें कोई भी एक ऐसा टोटल मास दे रखा है फिर उसको हमें छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने में हम इसको ऐसा एक इक्वेशन यूज कर सकते हैं और उसकी जो बेटर अंडरस्टैंडिंग है वो जब हम उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब मिलेगी। ये ओनली एज ए थियरी जो है वो तुम्हें ऐसे यहाँ पर इसको लर्न करना है। इसकी एप्लीकेशन जब आएगी तब तुम्हें इसके बारे में और थोड़ी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। अभी मुझे पता है कि इसमें तुम लोगों को प्रॉब्लम है, सबको रहती है, इनिशियली सबको इसमें प्रॉब्लम रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। जो प्रॉब्लम है उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, वो सॉर्ट आउट हो जाएगा, चिंता मत करो। सिर्फ ये इक्वेशन को लर्न करो, बाय हार्ट करो। कब कहाँ अप्लाई करनी है वो डायरेक्ट न्यूमेरिकल में, क्योंकि ये इक्वेशन हमने डायरेक्ट ले ली, इसके पीछे की कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी, इसीलिए हर बार सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पर प्रॉब्लम होती है। उसका तुम्हें भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए और मुझे भी प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज आई एम श्योर कि जब भी हम इसका एप्लीकेशन करेंगे तब तुम्हें इसके बारे में पूरी नॉलेज हो जाएगी और तब तुम्हें पता चलेगा कि हाउ टू अप्लाई दिस। ये इक्वेशन को हमें कैसे अप्लाई करना है वो हम ऐसे सीख लेंगे। बस ये इक्वेशन याद करो, फिर धीरे धीरे ये सब कुछ समझ में आ जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट टाइम वी विल गो फॉर द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स फॉर n पार्टिकल्स, और उसमें भी 3 डायमेंशन के लिए करेंगे कि 3 डायमेंशन में सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स कैसे करें और उसकी हमें पूरी इंफॉर्मेशन लेनी है। तो फॉर 3 डायमेंशन 1 और 2 डायमेंशन में तो किया हमने, अब 3 डायमेंशन के लिए नेक्स्ट में करें।